हेलो, कैसे हो सब? अच्छे होंगे। तो चैप्टर नंबर 3 नैनाभिराम नेपाल, उसमें हमने देखा था कि उसका जो कैपिटल है, उसकी राजधानी वो काठमांडू है। वो पर्यटकों को लुभाती है। तो वहाँ क्या ऐसा देखने लायक चीज़ होंगी कि सब लोग वहाँ पे जाते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि हिमालय की जो पर्वतमाला है उसके बीच में नेपाल स्थित है, वो भी हमने देखा। भारत का पड़ोसी देश है, यानी कि नेबर कंट्री में वो आता है। तो भारत के अनन्य संबंध उसके साथ जुड़े हुए हैं, भारत भी उसके साथ जुड़ा हुए है। हमारे प्राकृतिक और सांस्कृतिक व्यापारिक उसके साथ व्यवहार भी है। तो ऐसे हमने उसका परिचय लिया था। ऐसे में हमने देखा था कि नेपाल में जो विदेशी पैसे वो कैसे जमा होते थे, कैसे कि भाई हाँ, वहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं तो क्या लेते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ तो लेंगे ना। तो उसे वो चीज़ उसको बेचकर उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो उस तरह उसके पास पैसे भी आते रहते हैं, बहुमूल्य चीज़ भी आती रहती है, वो लोग वहाँ से सब खरीदते हैं। तो उसका जो पार्ट 2 है वह आज हम देखेंगे। नाइजर प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम यूनिट ऑफ द ज्ञानमंजरी विद्यापीठ, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 3 नैनाभिराम नेपाल। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 कि उसमें क्या हमें देखना है। तो पार्ट 1 में हमने देखा था, क्या देखा था, 2 वर्क भी मैंने आपको दिए थे। हाँ, एक था वो कि भाई हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको मिल गया। और फिर देखा कि नेपाल की राजधानी है वो काठमांडू है, पर्यटकों को खूब लुभाती है, वहाँ सबको जाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे दिल्ली है कि दिल्ली में भी कई सारे देखने लायक चीज़ है, तो उसी तरह उसका भी कैपिटल है, वहाँ पे सब लोग घूमने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। और उससे उनको क्या फ़ायदा होता है, फ़ायदा होगा ना, क्या फ़ायदा होगा, पैसे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ लोग घूमने के लिए आएंगे तो कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे ना। कोई ये चीज़ लेगा, कोई वो लेगा कि भाई ये तो हम वहाँ से घूमने के लिए यहाँ आए हैं, तो कुछ याद के तौर पर ले जाना पड़ता है ना, कि चलो मैं मेरे फ्रेंड के लिए ये ले जाता हूँ, फैमिली के लिए ये ले जाता हूँ। तो ये सब वहाँ से लोग खरीदते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे पैसे मिलेंगे। तो उस तरह विदेशी के लिए बंद था, आज करोड़ों पर्यटक के आकर्षक का केंद्र है। यह शहर पर्यटन व्यवसाय से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। यहाँ पे होटल, मकान, दुकान, सड़कें सब एकदम सजे हुए लगते हैं, और सबको लगता है कि हम यहाँ पे रहेंगे, यहाँ जाएंगे, या तो ही आएंगे ना, सब सजा धजा के रखेंगे तो ही कोई लेने के लिए आएगा कोई, वरना क्या लेगा, कुछ कोई नहीं आएगा। तो इस तरह उसका सजा धजा कर रख दे मस्त एकदम से। तो आज हम देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या देखना है। नेपाल अपनी संस्कृति और नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता से सबको लुभाता रहता है। नेपाल की ये जो विशेषता है वह क्या है, तो उसकी जो है वह संस्कृति और नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता सबको लुभाता रहता है। सबको लगता है कि हम भी जाए नेपाल, वीडियो में देखा तो हमें भी लगा ना कि नेपाल जाना चाहिए, घूमने के लिए अच्छा है, लेकिन अभी लॉकडाउन में नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे।
तो प्राकृतिक नज़ारा भी है, तो वहाँ पे घूमने का मज़ा भी आता है। नेपाल अपनी संस्कृति और नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता से सबको लुभाता रहता है। भारत से नेपाल जाने के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, ये तो अच्छा है, जा सकते हैं हम भी। तो किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, वहाँ पे आप लोग घूमने के लिए जा सकते हो। मैं बाजार से निकलकर नेपाल के सचिवालय की ओर पहुँचा। मैं नहीं, लेखक, मैं नहीं गया नेपाल। तो मैं बाजार से निकलकर नेपाल की, यानी कि लेखक जो है वह बाजार से निकलकर उसका सचिवालय यानी कि पार्लियामेंट वहाँ की ओर पहुँचा। पूर्व में यह राजमहल था, किंतु काफ़ी दिनों से इसे नेपाल का सचिवालय बना दिया गया है। पहले वह क्या था, तो राजमहल था, लेकिन अभी उसको क्या बना दिया है, सचिवालय बना। तो ये राजमहल था, लेकिन अब उसको क्या बना दिया है, सचिवालय। तो यहाँ पे देखो, किंतु काफ़ी दिनों से इसे नेपाल का सचिवालय बना दिया गया है। इसके अंदर कितने लिखा है, 1800 1800 कक्ष है, जिससे इसकी विशालता का अनुमान लगाया जाता है। इतने सारे वहाँ पे रूम हैं। बाजार के मध्य में महारानी के नाम पर एक बहुत ही सुंदर उद्यान बनाया गया है। उद्यान यानी कि पार्क बनाया गया। वालाजू की धाराओं के चारों सुंदर कुंज तथा तैराकों के लिए सरोवर में आप जल क्रीड़ा का आनंद ले सकते हो। जल क्रीड़ा यानी कि पानी में आप नहाने के लिए जा सकते हो, मौज मस्ती भी कर सकते हो। बहुत सुंदर उद्यान है, घूमने के लिए भी मज़ा आता है, और वहाँ पे ये जल क्रीड़ा का भी रखा गया है, तो आप उसमें पानी में डुबकी भी लगा सकते हो। तो वहाँ पे जा सकते हो, पानी में वो बोट वगैरह भी रखते हैं। संपूर्ण नेपाल में मंदिर, स्तूप और मठ भरे पड़े हैं। ये धार्मिक क्षेत्रों का नाम है। मंदिर है, स्तूप है, स्तूप में भगवान बुद्ध के जो अवशेष होते हैं उसके ऊपर ये गोलाकार से स्तूप बनाते हैं। मठ है, वो भी धार्मिक क्षेत्र का ही नाम है, भरे पड़े हैं। वागमती के तट पर, वागमती उसकी नदी का नाम है, तो वागमती के तट पर स्थापित पशुपतिनाथ का मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था। पशुपतिनाथ का मंदिर, उसमें हमने वीडियो में देखा था कि जो 10 प्लेसेस है वहाँ पे घूमने के लिए, उसमें से एक था पशुपतिनाथ। तो 13वीं शताब्दी में बना था। इस मंदिर का ऊपरी कलश ठोस सोने का बना है। ऊपरी कलश होता है ना, ऐसे मंदिर होता है ऐसे, तो ये जो उसका भाग है वो कैसे बना है, सोने का, पूरा गोल्डन। यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक प्रति वर्ष आते हैं। इसके अलावा पहाड़ी के ऊपर स्वयंभूनाथ का बौद्ध मंदिर 2000 वर्ष पुराना है। वहाँ पे स्वयंभूनाथ का एक बौद्ध मंदिर भी है जो 2000 वर्ष से भी पुराना है। तो यहाँ पे देखा है संपूर्ण नेपाल में मंदिर, स्तूप, मठ ये सब है। बागमती के तट पर स्थापित पशुपतिनाथ का मंदिर भी है, 13वीं शताब्दी में बना था। इस मंदिर का ऊपरी कलश ठोस सोने का बना है, देखने लायक है ना वो। यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। इसके अलावा पहाड़ी के ऊपर स्वयंभूनाथ का मंदिर भी है जो कितना है, 2000 वर्ष पुराना है। शिक्षा के प्रति जागरूक नेपाल में विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तथा अनेक शिक्षण संस्थाएं शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगी है।
ऐसा नहीं है कि वहाँ सब ऐसा ही है, पढ़ने लिखने का कुछ नहीं है भाई, वहाँ पे भी पढ़ने लिखने का है। क्या है? यूनिवर्सिटी भी है, जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी होती है उसी तरह वहाँ भी यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। अनेक शिक्षण संस्थाएं शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगी है, उसका प्रचार करने में, उसका प्रसार करने में लगी हुई है, क्योंकि एजुकेशन तो है ना, एजुकेशन के बिना कुछ हो सकता नहीं है, इसीलिए एजुकेशन भी वहाँ पे अच्छा है। नेपाल में साक्षरता की दर बढ़ रही है। नेपाल की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा साक्षर है। साक्षर यानी कि पढ़े लिखे इंसान। निरक्षर यानी कि जिसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है उसको कहते हैं निरक्षर। और साक्षर किसे कहते हैं? जिसको पढ़ना लिखना कुछ आता हो तो उसको कहते हैं साक्षर। तो वहाँ पे साक्षरता का हिस्सा बढ़ता जा रहा है, वो अच्छी बात है, क्योंकि एजुकेशन वहाँ पे बढ़ता जा रहा है, इसीलिए साक्षरता भी वहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो इस तरह हमने देखा कि नेपाल अपनी संस्कृति और नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता से सबको अपनी ओर लुभाता है। और दूसरी बात बताई कि बाजार से निकलकर सचिवालय आया था, जो पहले राजमहल था और अब क्या हो गया है? सचिवालय हो गया है। और उसके बाद देखा कि वहाँ पे सुंदर उद्यान बना है और पशुपतिनाथ, स्वयंभू नाथ का बौद्ध मंदिर, शिक्षा का भी बात देखी हमने कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब अच्छा है। और साक्षरता भी वहाँ पे बढ़ती गई है और कुल आबादी यानी कि अब वहाँ पे साक्षरता का हिस्सा बड़ा होता जा रहा है, जैसे इंडिया में भी हो रहा है, साक्षरता का प्रमाण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो एजुकेशन भी हमने देखा वहाँ पे। पहले हमने देखा कि वहाँ पे पहले जब स्टार्ट हुआ लेसन तब हमने देखा कि नेपाल कहाँ है, कहाँ स्थित है। उसके बाद देखा कि वहाँ क्या क्या घूमने लायक है। उसके बाद देखा कि उसकी राजधानी कौन सी है, वहाँ क्या देखने लायक चीज़ है। तो धीरे 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 हम देखते गए। बाद में हमने लास्ट में देखा कि एजुकेशन की क्या स्थिति है, तो वो भी हमने देखा कि एजुकेशन भी अच्छा है। तो एजुकेशन तो सबसे बड़ी बात है, एजुकेशन तो होना ही चाहिए। एजुकेशन है तो ही अच्छी तरह से सब समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेपाल विकासशील देशों की कतार में खड़ा है। अभी उसमें पढ़ना लिखना ज़्यादा हो गया है, तो धीरे धीरे करके नेपाल है वह विकासशील देशों की कतार में खड़ा है। वो अच्छी बात है ना। इसकी भौगोलिक स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है कि भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन आदि सभी देशों करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता देते रहते हैं। यहाँ पे उसकी भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है कि वहाँ पे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन आदि सभी देश क्या करते हैं? करोड़ों रुपए की सहायता देते हैं डेवलपमेंट के लिए, कि आपकी डेवलपमेंट के लिए हम सहाय करेंगे। नेपाल मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। यहाँ पे देखने लायक चीज़ है, जैसे भारत में कृषि यानी कि कृषि पर निर्भर है। खेत, भारत में भी ज़्यादा से ज़्यादा खेत होती है ना, तो सबसे वहाँ पे निर्भर क्या है? खेत। किसान हल चलाते हैं, खेत करते हैं, उससे जो उपज होती है उससे फायदा होता है। तो उसी प्रकार लेकिन भारत में अभी हमारे पास इंडस्ट्रीज भी बढ़ते जा रही है। यह देश कालीन, कपड़े, चमड़े के बने सामान, जूट निर्मित सामान तथा अनाज के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। यह देश जो है वह वो बिछाने का आते हैं ना, कालीन नीचे बिछाने का, वो कपड़े चमड़े की चीज़ ये सब दूसरे देशों को बेचते हैं और उस देशों से बेचकर उससे क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं, क्योंकि ये उसकी विशेषता होती है। तो हर चीज़ की अपनी अपनी विशेषता होती है, तो दूसरे देशों में वो नहीं बनता है।
तो क्या होता है, वो सब दूसरे देश वाले उनसे लेते हैं, उससे खरीदते हैं, तो उसे क्या होगा, विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। यानी कि जो दूसरे देशों के पैसे हैं वो धीरे धीरे नेपाल में आएंगे, तो उससे भी फायदा होगा। तो इस तरह नेपाल में विदेशी पैसे आ जाते हैं। तो देखा हमने कि नेपाल विकासशील देशों के कतार में खड़ा है, दूसरे देशों के कुछ बेचता भी, तो वो फायदा होगा उससे भी। दूसरे देशों को हम चीज़ें बेचेंगे तो अपने देश को क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि हमारे पैसों की कीमत क्या हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। नेपाल प्रकृति और वन संपदा की दृष्टि से अत्यंत संपन्न है। देखो, नेपाल प्रकृति और वन संपदा की दृष्टि से भी अच्छा है। यहाँ का राजकीय चितवन राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना है, राजकीय चितवन राष्ट्रीय उद्यान विश्व के सबसे प्राचीन संरक्षित वनों में से एक है। विश्व में ऐसे कई सारे वन हैं जो संरक्षित है, उनमें से एक यह है। कौन सा? राजकीय चितवन राष्ट्रीय उद्यान। रह गया याद आपको? यहाँ पे बिठा कर रख देना है, एग्जाम में काम लगेगा। यह वन नेपाल के दक्षिण मध्य के तराई प्रदेश में स्थित है। तराई है उस प्रदेश का नाम है। तो यह वन नेपाल के दक्षिण मध्य भाग में तराई का प्रदेश है, वहाँ पे स्थित है। प्राचीन काल में इसे महाराजाओं के शिकार के शौकों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन काल में राजा महाराजा करते थे शिकार, ऐसे घूमते रहते थे, क्योंकि उस टाइम शिकार करना अच्छी बात थी। लेकिन अभी शिकार करना है अच्छी बात नहीं है। शिकार करते हैं तो क्या होते हैं, पुलिस आकर उसको ले जाती है, चलो भाई वहाँ पे जेल में शिकार करना। शिकार करना अच्छी बात नहीं है। किसी को मारना वो अच्छी बात है नहीं है। और वो भी प्राणियों को, बेचारे जो कुछ बोलते नहीं है, हमें कुछ नहीं कहते, फिर भी हम उसे मारे, तो वो तो सबसे बुरी बात है। इसीलिए उस समय था, राजा महाराजाओं के वक्त में था ऐसा। शिकार, वो शिकार पे जाते थे, जंगल में इधर उधर घूमते थे, वो भी आना चाहिए, ऐसा था उस समय। तो शिकार के शौक का पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 1950 में इसमें शिकार पर प्रतिबंध क्या हुआ, शिकार पर प्रतिबंध, बैंड हो गया कि शिकार नहीं करना है। 1963 में इसमें गैंडों का संरक्षित वन घोषित किया गया। विश्व के कुल गैंडों में 1/4 केवल इस वन में संरक्षित है। सचमुच नेपाल एक रमणीय और दर्शनीय देश है। विश्व जाल की पत्रिका अभिव्यक्ति से सावार, उसमें से ये लिया गया है। नैसर्गिक यानी सहज स्वाभाविक, कालीन यानी गलीचा, रमणीक यानी कि सुहावना। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि रमणीक और दार्शनिक देश है, शब्दार्थ भी देख लिए, और उसके पहले जो हमने पढ़ा था उसका भी रिवीजन हमने कर लिया। तो नैराभिराम नेपाल 2 ही पेज का एक चैप्टर है, लेकिन बहुत मस्त है, हमें मज़ा आता है पढ़ने में। तो अभी आप एक बार उसके ऊपर नज़र डाल दीजिए ताकि आपको पूरा कंप्लीट हो जाए कि उसमें क्या क्या आता है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर देख लेंगे तो पूरा चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। समझ में आई बात कि नैनाभिराम नेपाल प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ है, वहाँ घूमने लायक भी अच्छे से अच्छे प्लेस है। वो हमने
जो पार्ट 1 था उसमें हमने वीडियो में देख लिया था कि वहाँ क्या क्या देखने लायक है। यदि हम घूमने जाए तो हमें पता तो होना चाहिए ना, जाना है घूमने के लिए। गए थे तो सर हम फर्स्ट लेक्चर में गए थे ना, वीडियो में हमने देखा तो मान लो कि वहाँ पे घूमने के लिए गए। अच्छा, तो अब हम देखते हैं अभ्यास बोलने की बारी, उसके आंसर भी हम देख लेंगे। हिमालय के शिखरों के बीच नेपाल कैसा प्रतीत होता है वो देखेंगे। आप सोच कर रखिए क्या आंसर आएगा कि हिमालय के शिखरों के बीच नेपाल कैसा प्रतीत होता है। पेज नंबर 20 पे आया था, ये आया था ना। हिमालय की सुरक्षा में भूगोल का क्या योगदान है वो भी है। नेपाल में शैक्षणिक वातावरण कैसा है। वन संपदा की दृष्टि से नेपाल की स्थिति कैसी है। काठमांडू पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र किस प्रकार है। नेपाल का सचिवालय कैसा है। नेपाल के लिए पर्यटन उद्यान को अधिक लाभकारी है। राजकीय चितवन राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषताएं लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो वो क्वेश्चन नंबर 5 वो कट कीजिए, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है। फिर ये क्वेश्चन आंसर के लिए मैं PDF भेज दूंगा तो आपको समझ में, अभी आप सोचना है वो क्या क्या आंसर आता है। मैंने आपको वक्त दिया है, अभी तो देख लो, फिर हम आंसर देखेंगे। अभी आपको दिमाग में सिर्फ ठीक करके रखना है कि क्या आ सकता है इसमें, हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर तो हमने देख लिया ना। बोलने की बारी 4 क्वेश्चन, लिखने की बारी 4 क्वेश्चन, याद रखना है, फिर आप भूल जाते हो। 5 नंबर है वो नहीं लिखना है। 4 बोलने की बारी, 4 लिखने की बारी। पहले क्या लिखेंगे हम, मीनिंग। MCQ, सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। कौन सा सही है देखिए। नेपाल की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में सबसे ज़्यादा योगदान है, किसका योगदान, भारत का। अच्छी बात है। नेपाल की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में सबसे ज़्यादा योगदान है भारत का। पशुपतिनाथ मंदिर की खास विशेषता है सोने का कलश। मैंने बताया था नहीं, ऐसे मंदिर होते हैं तो उसके जो टोच का भाग है वो कैसा है, सोने का है। MCQ नंबर 3 तो बाकी। विकास के आधार पर नेपाल कैसा देश है, तो विकासशील देश है। ऐसे होते विकसित, विकासशील, अविकसित और अल्प विकसित, लेकिन वो कैसा है, विकासशील है। तो फिर से हम MCQ देखते हैं। नेपाल की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में सबसे ज़्यादा योगदान है भारत का। पशुपतिनाथ मंदिर की खास विशेषता है सोने का कलश। विकास के आधार पर नेपाल कैसा देश है, तो विकासशील देश है। तो MCQ यहाँ पे हमारे खत्म हो गए। पहले हमने देखा बोलने की बारी, लिखने की बारी, उसके बाद MCQ देखे। लेकिन बोलने की बारी, लिखने की बारी के आंसर हमारे बाकी है, वो कहाँ गए, बाद में देखेंगे। तो MCQ में 3 MCQ हमने यहाँ पे देख ली। कितने MCQ, भाषा संसार एकदम इजी टॉपिक है।
जो हमने चैप्टर नंबर 1, 2 में देख लिया है उसी में से यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो हम देखते जा रहे हैं कि भाषा संसार में क्या क्या हम लिखते हैं। और भाषा संसार है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही फिल करना है, उसमें ही पेंसिल से, पेन से नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ण विच्छेद, एकदम इजी। ऊंचा तो उ प्लस च प्लस आ। सड़के स प्लस अ प्लस ड प्लस अ प्लस क प्लस ए, ध्यान रखना। किंतु क प्लस ई, हम बोलते हैं कि सर इसमें तो न तो कहीं दिखाई नहीं देता है, बोलते हैं क्या हम किंतु, तो न आया ना बीच में। क प्लस ई प्लस न प्लस त प्लस उ। प्रतिबंध, इतना बड़ा शब्द देखकर दिमाग में कुछ नहीं लेना है, सिर्फ आपको हाथ को काम करना है। प प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस ई प्लस श प्लस अ प्लस त प्लस ई प्लस ब प्लस अ प्लस न प्लस ध प्लस अ, इजी। संपदा स प्लस अ प्लस म प्लस प प्लस अ प्लस द प्लस आ, हो गया ना। तो वर्ण विच्छेद का काम यहाँ पे, तो वर्ण विच्छेद यहाँ पे हमने समझ लिया। शब्द से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखे तो अक्षुण्य 5, 6 और 7 में याद ही है, देखते तो अप्लक्षुण्य, एकदम इजी। दुर्गम तो दूर प्लस गम। विदेशी वि प्लस देश। प्रतिबंध प्रति प्लस बंध। विभिन्न वि प्लस भिन्न। परिस्थिति परि प्लस स्थिति। इन शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। याद रखना है उपसर्ग है वो आगे लगेगा और प्रत्यय है वो पीछे लगेगा। देखते हैं भौगोलिक तो भूगोल प्लस इक। सुंदरता तो सुंदर प्लस ता। भारतीय भारत प्लस ईय। देशी देश प्लस ई। संरक्षित संरक्षण प्लस इत। शिक्षित शिक्षा प्लस इत। तो ये हो गया हमारा भाषा संसार का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। वर्ण विच्छेद फर्स्ट, सेकंड है उपसर्ग और मूल शब्द, थर्ड है मूल शब्द और प्रत्यय। याद रखना है शब्द के आगे लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग और शब्द के पीछे लगता है तो उसे बोलते हैं प्रत्यय। है ना इजी एकदम। तो हम तो इजी बोलते हैं ना सर, हम कहाँ हार्ड बोलते हैं। तो आगे देखते हैं हम। बोलने की बारी का आंसर। प्रश्न नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय के शिखरों के बीच नेपाल कैसा प्रतीत होता है? आंसर आपने जो सोच के रखा है ना यहाँ पे मैच कीजिए। हिमालय के शिखरों के बीच नेपाल ऐसा प्रतीत होता है जैसे नगराज हिमालय ने बड़े लाड़ प्यार से इसे अपने गोद में बिठा रखा है। तो आपने यही सोचा था ना। क्वेश्चन नंबर 2, नेपाल की सुरक्षा में भूगोल का क्या योगदान है? तो नेपाल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सुरक्षित है। इसके उत्तर में हिमालय की अजय चोटियाँ है तो बाकी 3 दिशाओं में उसकी संस्कृति का स्रोत और अनन्य मित्र भारत देश है। तो उसकी सुरक्षा ऐसे ही नैसर्गिक हो गई, भूगोल की वजह से हो गई। भूगोल यानी ज्योग्राफी।
नेपाल में शैक्षिक वातावरण कैसा है? तो नेपाल में शिक्षा के प्रति जागरूक है। यहाँ विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कई शिक्षण संस्था है। यहाँ साक्षरता की दर बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और तो एजुकेशन लेवल क्या है, अच्छा है वहाँ पे। नेपाल में शिक्षण, वन संपदा की दृष्टि से नेपाल की स्थिति कैसी है? वन संपदा की दृष्टि से नेपाल अत्यंत संपन्न है। यहाँ विश्व का सबसे प्राचीन संरक्षित वन राजकीय चितवन राष्ट्रीय उद्यान है। इसे गैंडों का संरक्षित वन घोषित किया गया है। देख लो एक बार क्वेश्चन आंसर आप लोग। हिमालय के शिखरों के बीच नेपाल कैसा प्रतीत होता है, पढ़ लीजिए एक बार। नेपाल की सुरक्षा में भूगोल का क्या योगदान है, वो भी देख लीजिए। नेपाल में शैक्षिक वातावरण कैसा है, वन संपदा की दृष्टि से नेपाल की स्थिति कैसी है, 2 मिनट में देख लीजिए आप। देख लिया, ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गई लिखने की बारी। उसमें देखते हैं, काठमांडू पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र किस प्रकार है? काठमांडू की खूबसूरत वादी, दुकानों में विदेशी वस्तुओं की भरमार, प्राकृतिक सौंदर्य, कई देखने योग्य स्थल, सरोवर, वन, उद्यान आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ होटल, दुकान, मकान, सड़कें हमेशा सजे रहते हैं। यह शहर पर्यटन व्यवसाय से विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है, तो इसलिए काठमांडू पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। काठमांडू पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र किस प्रकार है? तो हमने देख लिया, फिर भी एक बार ओके। नेपाल का सचिवालय कैसा है? पहले जो राजमहल था उसे सचिवालय बना दिया गया है। इसके अंदर 1800 कक्ष है, जिसके हम इसकी विशालता का अनुमान लगा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है। नेपाल के लिए पर्यटन उद्योग क्यों अधिक लाभकारी है? तो नेपाल 1950 तक सदियों से विदेशियों के लिए बंद था। आज यहाँ करोड़ों पर्यटक आते हैं जो विदेशी सामान, विशेषकर चीन निर्मित वस्तुओं को खरीदते हैं। नेपाल पर्यटक व्यवसाय से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। पर्यटक यानी कि यहाँ सब सामान बेचते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है? मिलते हैं पैसे, तो फायदा तो होगा ना। 3 क्वेश्चन देख लो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 1, काठमांडू पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र किस प्रकार है? 2, नेपाल का सचिवालय कैसा है? 3, नेपाल के लिए पर्यटन उद्योग क्यों अधिक लाभकारी है? तो देख लीजिए एक बार फिर से। तो यहाँ पे देखा हमने राजकीय चितवन राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषताएं लिखी। यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व के सबसे प्राचीन संरक्षित वनों में से एक है। विश्व के कुल गैंडों में 1/4 केवल इन
वन में संरक्षित है, इसीलिए इसे गेंडों का संरक्षित वन घोषित किया गया है। वो भी अच्छी बात है। हिमालय के ऊंचे शिखरों के बीच स्थित नेपाल ऐसा प्रतीत होता है मानो नगराज हिमालय ने बड़े लाड प्यार से इसे अपने गोद में बैठा रखा हो। आशय स्पष्ट कीजिए। वो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पे दिया है तो हम देख लेते हैं। सिर्फ नेपाल के उत्तर में हिमालय की अजय चोटियाँ हैं। इन हिम शिखरों का सौंदर्य देखते ही बनता है। हिमालय से घिरा इसकी गोद में बसा नेपाल देखकर ऐसा लगता है जैसे नगराज हिमालय ने भी इसे देश को बड़े प्यार से अपनी बाहों में समेट लिया है, अपने गोद में बिठाकर रख दिया है। तो वो सब हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद एमसीक्यू हमने पहले ही देख लिए हैं। फिर से हम एक बार देखते हैं क्वेश्चन आंसर लिखने की बारी, बोलने की बारी, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये थे बोलने की बारी। क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। हिमालय के शिखरों के बीच नेपाल कैसा प्रतीत होता है? नेपाल की सुरक्षा में भूगोल का क्या योगदान है? नेपाल में शैक्षणिक वातावरण कैसा है? वन संपदा की दृष्टि से नेपाल की स्थिति कैसी है? काठमांडू पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र किस प्रकार है? नेपाल का सचिवालय कैसा है? नेपाल के लिए पर्यटन उद्योग क्यों अधिक लाभकारी है? राजकीय चितवन राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषताएं लिखिए। हिमालय के ऊंचे शिखरों के बीच स्थित नेपाल ऐसा प्रतीत होता है मानो नगराज हिमालय ने बड़े लाड प्यार से इसे अपने गोद में बैठा रखा है। ये क्वेश्चन हमारा कट है, क्योंकि वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में उसका आंसर लिख दिया है, तो फिर ये रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुनने के बारे में एमसीक्यू भी हमने देख लिए कि नेपाल की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में सबसे ज़्यादा योगदान है भारत का। पशुपतिनाथ मंदिर की खास विशेषता है सोने का कलश। विकास के आधार पर नेपाल कैसा देश है? तो विकासशील देश है। वो भी हमने देख लिया। ख, घ और क, ये 3 एमसीक्यू हमारे। इसके बाद वर्ण विच्छेद भी हमने भाषा संसार में देख लिया। फिर भी यहाँ पे देख लेते। ऊंचा उ प्लस च प्लस आ, सड़के स प्लस अ प्लस ड प्लस अ प्लस क प्लस ए। किंतु, तो आप मेरे साथ बोलिए, क प्लस ई प्लस न प्लस त प्लस उ। प्रतिबंध प प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस ई प्लस ब प्लस अ प्लस न प्लस त प्लस अ। संपदा मेरे साथ ही, स प्लस अ प्लस म प्लस प प्लस अ प्लस द प्लस आ। तो हो गया। उसके बाद है उपसर्ग और मूल शब्द। अ प्लस क्षुण, वी प्लस देश, वी प्लस भिन्न, दूर प्लस गम, प्रति प्लस बंध, परि प्लस स्थिति। मूल शब्द और प्रति, भूगोल प्लस इक, भारत प्लस ईय, संरक्षण प्लस इत, सुंदर प्लस ता, देश प्लस ई, शिक्षा प्लस ई। उसके बाद है पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाए। सुरक्षित, तो बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित है।
विदेशी, तो भारत में ताजमहल देखने के लिए कई विदेशी पर्यटक आते हैं। बाजार, पिताजी बाजार से पुस्तकें ले आए। व्यवसाय, गांव के लोग खेती का व्यवसाय पसंद करते हैं। हो गए। भूगोल +1, भारत +1, संरक्षण +1, सुंदर +ता, देश +1, शिक्षा +1। तो ये हो गया। वाक्य बनाइए। सुरक्षित, आप अपनी ओर से एक वाक्य बनाइए। तो यहाँ मैंने बना के दिया है कि बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित है। आप बनाइए। विदेशी, तो भारत में ताजमहल देखने के लिए कई विदेशी पर्यटक आते हैं। बाजार, पिताजी बाजार से पुस्तकें ले आए। व्यवसाय, तो गांव के लोग खेती का व्यवसाय पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ पे कंप्लीट। भाषा संचार के 4th है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द। प्रकृति तो कुदरत, व्यवसाय तो व्यापार, प्राचीन तो पुरातन, हिमालय तो नगराज, आबादी तो जनसंख्या, शौक तो रुचि। उसके बाद है विलोम शब्द। दूरगम तो सुगम, सजीव तो निर्जीव, मुख्य तो गौण, दक्षिण तो उत्तर, महल तो कुटिया और झोपड़ी, निर्यात तो आयात। संधि विच्छेद करना है। सचिवालय, सचिव प्लस आलय, महोत्सव तो महा प्लस उत्सव, उल्लास तो उत प्लस लास, शताब्दी तो शत प्लस अब्दी, स्वागत तो सु प्लस आगत। तो ये हो गए हमारे समानार्थी शब्द, विलोम शब्द और संधि विच्छेद। संधि यानी कि दो शब्द को अलग करना। संधि जोड़ना भी आता है तो दो शब्दों को जोड़ना, यानी कि सचिव प्लस आलय लिखा है तो पूरा शब्द क्या बनेगा? सचिवालय। महावत्ता उत्सव तो महोत्सव, उत प्लस लास उल्लास, शत प्लस अब्दी शताब्दी, सु प्लस आगत तो स्वागत। तो यहाँ पे हमने ये सारी बात देख ली कि किस तरह वर्ण विच्छेद होता है। देख लेते एक बार वर्ण विच्छेद, देख लीजिए आप एक बार। उपसर्ग और प्रत्यय देख लीजिए एक बार। मूल शब्द देख लीजिए, मूल शब्द और प्रत्यय, मूल शब्द और उपसर्ग। वाक्य बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट समानार्थी शब्द। विलोम शब्द। समानार्थी शब्द 6 है, विलोम शब्द भी 6 है। संधि विच्छेद, ये थोड़ा देखना अच्छी तरह से। संधि विच्छेद तो यहाँ पे हमने देख लिया चैप्टर नंबर 3। उसके बाद पेज नंबर 25 पे आप देख लेना, और थोड़ी बहुत नेपाल की जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे दी हुई है, आप देख लेना।
तो यहाँ पे पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन आंसर, लिखने के बारे, बोलने के बारे और भाषा संसार का पोर्शन जो था वो कंप्लीट कर दिया। समझ में आ गई बात आपको? तो अच्छी तरह से आपको ये जो क्वेश्चन आंसर की PDF है वो मैं भेज दूंगा, तो उसमें से आप देखकर अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर लिख लेना फेसबुक में। और भाषा संसार जो है वो आपको आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें कंप्लीट करना है। MCQ भी टिक करना है। MCQ फेसबुक में आपको लिखना है शब्दार्थ, लिखने की बारी, बोलने की बारी और MCQ। भाषा संसार फेसबुक में हम नहीं लिखते, वो सिर्फ किस में लिखना है, टेक्स्ट बुक में, तो वो आप उसमें कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट करते हैं। आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गुड बाय।